हेलो, कैसे हैं? तो भाई देखो, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और ऑप्टिक्स में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अच्छा देखो, ये बात तो आपको पता ही है कि जब भी लाइट आएगी, और जैसे लेट अस अज्यूम ये हमारे पास एक इंटरफेस है, ठीक है, मतलब कोई बाउंड्री है, जैसे इधर हवा है और इधर पानी है। ओके, अब लाइट आएगी, साहब इस पे टकराएगी तो साहब तीन घटनाएं होंगी। या तो लाइट टकरा के वापस चली जाएगी, या लाइट इसके अंदर चली जाएगी, या यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। यदि लाइट आके टकराती है और वापस चली जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यदि लाइट आती है, टकराती है और क्रॉस करके चली जाती है दूसरे मीडियम में, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा, जब लाइट आए और इस पे एब्जॉर्ब हो जाए, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो भाई सबसे पहली बात ये बताओ आप मुझे कि जब लाइट आके टकराएगी, वाटर, एयर और इधर वाटर, ठीक है, तो एयर वाटर इंटरफेस पर जब लाइट आके टकराएगी तो कौन सी घटना होगी? क्या रिफ्लेक्शन होगा, या रिफ्रैक्शन होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा? बताइए कौन सा होगा? बताओ, सोच रहे हो ना? तो देखो भाई, खास बात बताऊं मैं आपको क्या है, तीनों घटनाएं होंगी। और ये बात किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए ट्रू है कि तीनों घटनाएं होंगी, लेकिन तीनों की जो एक्सटेंट है, तीनों में कौन कितना होगा, ये अलग अलग होगा। मतलब किसी के केस में रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, किसी के केस में रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, किसी के केस में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। भाई जहां पर जो ज्यादा शो करेगा ना, जो बिहेवियर, हम उसी चीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने की बात क्या है कि घटनाएं तीनों होनी है। हालांकि ऑप्टिक्स में हम दो ही बातों को स्टडी करने वाले हैं, या तो रिफ्लेक्शन को या रिफ्रैक्शन को। एब्जॉर्प्शन को अपन स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में से भी यदि कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे कि इधर ग्लास की स्लैब है, ऊपर हवा है, तो लाइट आके टकराएगी तो कुछ हिस्सा वापस भी जाएगा, कुछ हिस्सा अंदर भी जाएगा। हम दोनों में से कौन से हिस्से को स्टडी करते हैं? जनरली हम उस पर फोकस करते हैं जो घटना ज्यादा होती है। तो ट्रांसपेरेंट सरफेस के लिए ज्यादातर जो घटना होती है वो रिफ्रैक्शन की होती है, तो वहां वो पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास एक प्लेन मिरर है, तो उसमें हमने क्या कर रखा है, एक ग्लास था, उसको नीचे से पॉलिश कर दिया एक पर्टिकुलर मतलब सब्सटेंस से। ऐसा करने से उसमें रिफ्लेक्शन वाली जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू अदर। रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में रिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, इसलिए हम लोग वहां पर रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। यदि कभी भी कोई आपसे पूछता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो आप सीधी सीधी एक बात कहेंगे कि भाई ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें बाउंसिंग बैक हो जाएगी लाइट जब किसी एक इंटरफेस से टकराएगी। मतलब हमारे पास ये कोई एक इंटरफेस है, एक्चुअल में यहाँ पर आप मिरर भी लिख सकते हो या कोई ट्रांसपेरेंट इंटरफेस लिख सकते हो। यहाँ पर लाइट आई है और टकराई इस पॉइंट पर, टकराने के बाद वो वापस इधर चली गई है, पहले मीडियम में ही वापस चली गई। मतलब यदि इधर हवा लेते हैं, हम एयर लेते हैं, तो एयर में ही वापस चली गई। इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब थोड़ा सा टर्म्स को समझते हैं। देखना भाई, बड़ी गजब की बात हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइट आएगी तो आने वाली जो रे है, रे ऑफ लाइट है, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। अब भाई ये इंसिडेंट रे आई और इस पॉइंट पर टकराई, तो भाई जिस पॉइंट पे ये टकराई है, अब बात समझने की है, इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। किसके परपेंडिकुलर होगा? सरफेस के। क्योंकि सरफेस ये दिखाई दे रहा है, हम किसकी हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं? प्रोटेक्टर होती है अपने पास, ठीक है, या कंपास है, जिसका आप यूज करना चाहें। हम प्रोटेक्टर की हेल्प से, जिसको डी बोलते हैं, डी, ठीक है भाई साहब, तो डी की हेल्प से यहां पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। इस 90 डिग्री के एंगल का नाम होता है नॉर्मल, क्योंकि भाई साहब ये एक्चुअल में क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस जहां पर लाइट आके टकराई है।
गजब की बात बताऊं मैं आपको, अक्सर कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये कोई रे है। भाई साहब, नॉर्मल नाम की कोई रे नहीं होती है। ये तो नॉर्मल तो हमने ड्रॉ कर रखा है ज्योमेट्रिकली, चीजों को समझने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए, चीजों को मैथमेटिकली जोड़ने के लिए हमने बनाया है। ये कोई रे नहीं है, ध्यान रहे। रे तो यहां पर अभी तक मैंने एक ही रे का जिक्र किया और वो थी इंसिडेंट रे। अब मैं दूसरी जिक्र कर रहा हूं कि टकराने के बाद जब ये वापस गई, हमने इसका नाम बदल दिया, हमने इसको क्या कह दिया, रिफ्लेक्टेड रे। आई होप आपको तीन बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इंसिडेंट रे वो रे है जो आके सरफेस पे टकराएगी, और जाने वाली रे का नाम हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, और जहां पर टकराई थी उस जगह पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे? कोई भी टूल यूज कर सकते हो आप, प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो, मतलब डी का यूज करके आपने एंगल बना दिया यहाँ पे 90 डिग्री का। तो ये जो बना, इसको हम कहते हैं नॉर्मल टू दिस इंसिडेंस पॉइंट। ओके, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आई होप रिफ्लेक्शन में ये छोटी छोटी टर्म्स आपको क्लियर हुई। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं इसी से रिलेटेड, और जो सबसे खास है और आगे आने वाली चीज़ों में बहुत यूज होगा, इसलिए आप इस पे स्टार लगा लें, अच्छे से समझ भी लें। गजब की बात बताऊं मैं, ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात भी है। देखो, पहला क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? भाई अभी अभी मैंने आपको इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बारे में बताया। बताओ, नॉर्मल रे है क्या? नॉर्मल रे नहीं है। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच वाला जो एंगल है, मतलब साहब ये दिखाई दे रहा होगा अपने को, ये वाला जो एंगल है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और सेम तरीके से हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है साहब, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, भाई साहब, यदि हम गौर से देखते हैं तो हमेशा हमें एक चीज मिलती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब मैंने बता चुका हूं कि नॉर्मल कोई रे नहीं है, इसलिए इसके आगे रे ना लगाएं, ठीक है। मतलब तीन बातें हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जहां पर वो इंसिडेंट करेगा उसमें, उस जगह पर यदि आप गौर से देखोगे तो ये और ये तीनों चीजें एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसे अभी यदि हम गौर से देखें तो बोर्ड के प्लेन में ये चीज लाई कर रही है। मान लो, ऐसे समझ लो कि एक मिरर ले लो, लाइट ऐसे आएगी, टकराएगी, तो इसका 90 डिग्री भी इधर ही होगा और इसकी रिफ्लेक्टेड रे इधर ही होगी, ताकि ये तीनों एक प्लेन में आ जाएं, ऐसे इस प्लेन में आ जाएं, ठीक है। कभी भी टकराएंगे, हमेशा एक प्लेन में रहेंगे। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं हम, और हम यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, मतलब कितने टाइप का रिफ्लेक्शन हमारे पास है बेसिकली। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि भाई रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस से हो, जैसे कि प्लेन मिरर। भाई प्लेन मिरर से जब स्मूथनेस थी तो जब रिफ्लेक्शन हुआ उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। गजब की बात है। पता है क्या होगा इसमें? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे क्या? 100% होंगे साहब, कोई डाउट नहीं है। इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होने ही होने हैं। अब जो गजब की बात है वो सुनो ध्यान से। भाई यहां पर एक रे ऑफ लाइट ये वाली थी जो येलो येलो कलर की दिख रही होगी आपको, यहां पर ये आई, टकराई इस जगह पे और ये इधर मुड़ गई। मैं कह रहा हूं कि भाई इसी के पैरेलल एक दूसरी रे ऑफ लाइट आई, साहब ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये आई इस जगह पे टकराई, और ये भी गजब की बात ये है कि ये पैरेलल आए थे, तो टकराने के बाद पैरेलल ही जाएंगे। यदि ये वाला जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो उस केस में होगा क्या? इसका देखो मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पर एक कोई पर्सन होता तो उस पर्सन से, या कोई बल्ब होता या कोई ऑब्जेक्ट होता, कुछ भी चीज ले सकते हो, यहां से लाइट रेज आई, पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनकी क्वांटिटी रिफ्लेक्ट हुई। मतलब यदि यहां पर कोई बंदा खड़ा रहेगा तो ये लाइट रेज आ रही हैं, इनको ये नहीं देख पाएगा।
लेकिन गजब की बात क्या है कि यदि वो यहाँ पे खड़ा रहे तो इसको क्लियरली देख पाएगा, अच्छे से देख पाएगा, इसकी इमेज को बहुत अच्छे से देख पाएगा इमेज को, क्योंकि सारी रेज जो इस हिस्से में आएंगी वो सारी की सारी टकराने के बाद इधर ही जाएंगी, तो बहुत ही ब्राइट इमेज बनेगी। मतलब जैसे हम हमारे सामने एक प्लेन मिरर मान लें कि भाई हम ऐसे खड़े हैं और हमारे सामने एक प्लेन मिरर है, मान लो हमसे लाइट गई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, मान लो पैरों से लाइट आई, टकराई साहब, और टकराने के बाद हमारी आंख में गई, तो हमें एग्जैक्ट क्लियर इमेज हमारे पैरों की दिखाई देगी मिरर के अंदर। ये चीज गजब की है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें देखो, इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो आपको साहब रेगुलर रिफ्लेक्शन करवाना चाहिए, मतलब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन करवाना चाहिए। लेकिन इसके कारण देखो हो क्या रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, मतलब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप उसको देख पाएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब बात करते हैं दूसरी, दैट इज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। भाई साहब देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, ये कहता है रिफ्लेक्शन हो जाए किसी एक रफ सरफेस से, दैट इज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब भाई मुद्दे की बात ये है, देखो हर एक सरफेस एक्चुअल में कुछ ना कुछ रफनेस जरूर होती है। हम ऐसे ले लेते हैं कि साहब ये हमारे पास रफ सरफेस है, हमने अप एंड डाउन प्रोजेक्शंस दिखा रखे हैं, ये रे ऑफ लाइट आई। अब देखना समझने की बात अब है, यहां पर हमने साहब यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है, तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिखाई दिया आपको, तो ऑब्वियस सी बात है इसी के थ्रू लाइट वापस चली जाएगी और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। लेकिन यदि अब यहां पर इसी के पैरेलल लाइट रे आए, गौर से देखो यहां पर भी लाइट पैरेलल आई थी, यहां पर भी पैरेलल आ रही है, लेकिन गजब की बात यह है अब वो कहीं दूसरी जगह टकराएगी तो वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ अलग होगा। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ अलग हुआ, अब की बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, गजब की बात यह है कि वो ये वाला हुआ। अब भाई साहब देखो, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, इसका मतलब साहब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इधर ही इतना ही बड़ा होगा। ऐसा करने से जो दोनों अंतर क्रिएट हुआ वो क्या हुआ कि देखो यहाँ पर जाने वाली रेज पैरेलल थी, यहाँ पर जाने वाली रे ये वाली रे और ये वाली रे है, ये तो साहब नॉर्मल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, यही एक अंतर है इन दोनों में। अच्छा इससे क्या हुआ साहब, पैरेलल नहीं है तो क्या बात हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल नहीं है तो साहब पैरेलल नहीं है तो बात है, क्या बात है गौर से देखना। मतलब देखो घटना क्या हुई कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, पर्टिकुलर जगह पे टकराई है, टकराने के बाद जब वो वापस गई है तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम वापस गई है, क्योंकि वो काफी एरिया में फैली हुई है। तो यदि बंदे की आंख यहां पर रख दी जाए तो देखो हो क्या रहा है, यहां से मान लो 1 करोड़ रेज चली, तो पहले क्या होता था 1 करोड़ रेज चली तो 1 करोड़ की 1 करोड़ यहां पर पहुंच गई, तो 1 करोड़ रेज के कारण इमेज बनी, दैट विल बी वेरी ब्राइट। लेकिन साहब अब इधर देखो, 1 करोड़ रेज चली लेकिन टकराई, लेकिन अब वो सिर्फ इतने हिस्से में 1 करोड़ रेज नहीं है बल्कि वो बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई है। ऐसा करने से जो इमेज बनेगी दैट विल नॉट बी ऑफ दैट मच क्वालिटी, उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो इंटेंसिटी जो हमारी आंख में एंटर करेगी, द नंबर ऑफ रेज एंटरिंग आवर आईज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान रहे रिफ्लेक्शन के बाद की बात कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज हमारी आंख में एंटर करेंगी उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी बेसिकली कम होगी, इसलिए जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो पुअर होगी और इट माइट बी पॉसिबल कि हमें दिखे ही ना। यही एक गजब की बात है कि हम जब बुक में देखते हैं तो हमें अपनी शक्ल नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रिफ्लेक्शन हुआ दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कि साहब देखो ये सरफेस है, लाइट आ रही है, टकरा रही है, ठीक है, हमारे सरफेस से हमारे यहां से लाइट गई, किताब से टकराई, अब यदि वो वापस हमारी आंख में आ जाती तो दिख जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहां से 1000 रेज चली, यहां पर टकराई, 1000 में से कोई इधर चलेगी, कोई इधर चलेगी, कोई हमारी आंख में चलेगी, मतलब हमारी आंख में जो गई उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, और वो इतनी कम है कि हमारा ब्रेन इमेज को परसीव नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग रफ सरफेसेस के अंदर अपनी अच्छी इमेज नहीं देख सकते, और ज्यादातर में तो देख ही नहीं सकते। जैसे दीवार है,
जैसे कि आपका नोटबुक है, आपका न्यूज़पेपर है, कुछ भी आप देख रहे हो, लेकिन यदि उस पर थोड़ा स्मूथनेस इंक्रीज हो जाए, जैसे आपका फर्श है, अब आपकी देखो फर्श पे स्मूथनेस है तो हल्की हल्की इमेज दिखेगी, और यदि बिल्कुल स्मूथ हो गया है, मिरर की तरह से हो गया है साहब, बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देगी। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छे से समझ लिया होगा आपने कि भाई मिरर पे इमेज दिखने का कारण ये है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट से जब रेज आई टकराई तो रिफ्लेक्टेड रेज की जो क्वांटिटी जो एंटर करेगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए इमेज अच्छी क्वालिटी की दिखेगी। लेकिन यहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो साहब है ही नहीं, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई उधर जा रही है। क्यों? क्योंकि अलग अलग इंसिडेंस पॉइंट बने, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, इसलिए इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। भाई ये अच्छे से आपने समझ लिया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। देखो ये चीजें छोटी मोटी है, याद रहे यहाँ पर एक जो चीज है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर भी वैलिड है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा वैलिड होंगे ही होंगे। अब जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन और कि साहब देखो आपसे पूछ लेता हूँ कि ये एक सरफेस है, लेट अस अज्यूम हमने साहब मिरर ले लिया है, मैं कह रहा हूँ लाइट आई है, सरफेस पे टकराई है, 90 डिग्री पे टकराई है। भाई कितने डिग्री पे टकराई है? 90 डिग्री पे टकराई है। 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री पे लाइट आके टकराई है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, 90 डिग्री पे जब लाइट आके टकराएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा? गजब की बात है। आपको पता भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेक कैसे करते हैं? इंसिडेंट रे तो आ चुकी अपने पास, और इस जगह नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो भी इसी लाइन में आना है, क्योंकि नॉर्मल भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो भाई इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री बनेगा, और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब लाइट सरफेस पे आती है और 90 डिग्री पे टकराती है, तो मेरे भाई वापस जाएगी, वो अपने रास्ते को रिट्रेस करेगी। क्या करेगी? अपने रास्ते को रिट्रेस करेगी। मतलब ध्यान रखना इस बात को कि जब जब मिरर पे लाइट आके टकराएगी और उसके 90 डिग्री पे टकराएगी तो हमेशा वापस जाएगी। याद रहे, लाइट का, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का मिरर के सरफेस के साथ जो एंगल है वो 90 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं है मेरे भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री है। और याद रहे इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है? 0 डिग्री रहे। ओके, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा इसको। गुड बाय, टेक केयर।